मणिपुर में लगभग 2 साल से हिंसा जो चल रही है, अब उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव आ चुका है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और इससे अब लोग आशा कर रहे हैं कि मणिपुर में कम से कम थोड़ी सी बातचीत हो सकती है, शांति की कम से कम आशा अब बन सकती है। लेकिन यह हुआ क्यों? इतने दिनों से जब हिंसा चल रही थी और बीरेन सिंह ने कहा था कि मैं यहां से एकदम नहीं हिलूंगा, टस से मस नहीं हुए, बीजेपी हाईकमांड ने भी उन्हें सपोर्ट किया और अब सडनली इस्तीफा, ऐसा क्यों? अब यह भी माना जा सकता है कि कुछ ही दिन पहले महाकुंभ में जाकर बीरेन ने डुबकी लगाई। हो सकता है कि वहीं से कुछ डिवाइन गाइडेंस आ गई, भगवान के कुछ शब्द। नहीं, एक्चुअली हमारे नेतागण ऐसा है कि जब पावर की बात आती है तो भगवान की भी नहीं सुनते हैं। हो सकता है कि बीजेपी से और बीजेपी के बाहर जो ऑपोजिशन है, दोनों के प्रेशर के चलते उन्हें अब रिजाइन देना पड़ा। यह बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पड़ाव है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि बीरेन खुद ही इंस्टिगेटर इन चीफ हैं उस वायलेंस का जो 20-22 महीने से चल रहा है। अबाउट 250 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 70,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, अपने घर वापस नहीं जा सकते। और मणिपुर को 2 एथनिक एनक्लेव्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट का विभाजन हो चुका है, एक सिविल वॉर चल रहा है करीबन 2 साल से मणिपुर में। कुकीजो ग्रुप बार बार यह डिमांड करती आई है कि बीरेन को हटाओ, तभी हम बात कर पाएंगे, क्योंकि उनका यह एलिगेशन है कि बीरेन मैतेई कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को इंकरेज कर रहे थे, मेजॉरिटेरियन अस वर्सेस देम पॉलिटिक्स खेल रहे थे, और इसी वजह से प्रेशर बन रहा था बाहर की पार्टी से और अपने पार्टी के अंदर से भी। आज तक सोचिए, आज तक इतने महीने वायलेंस हो चुके हैं, करीबन 2 साल वायलेंस हो चुके हैं, अभी तक कोई कम्युनिटी पीस टॉक नहीं हुआ है, निगोशिएशन नहीं हुआ है। यह जानना बहुत जरूरी है कि किस वजह से यह कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया, किस वजह से बातचीत नहीं हो पाई। उसके बारे में हमने बाय द वे डिटेल्ड एपिसोड्स भी बनाए हैं कि जेनेसिस कहां है, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू क्यों हुआ था, और ये विभाजन जो स्टेट है मणिपुर का, ये कैसे हो चुका है, उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्ड एपिसोड है। लेकिन आज के एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे जो फैक्शंस हैं, जो बात नहीं कर रही थी, अब क्या वो बात करेंगी। 20 महीने से ज्यादा हो चुके हैं कि बीरेन को हटाना जरूरी था, यह हमें 20 महीने पहले मालूम था, लेकिन अब 20 महीने बाद जाकर उन्होंने फाइनली इस्तीफा क्यों दिया। याद रखिए, बीजेपी कभी भी अपने लोगों को हटाती नहीं है। अगर आप एमजे अकबर का एग्जांपल याद करें, उसको छोड़कर आपको ऐसे एग्जांपल्स याद नहीं होंगे जहां बीजेपी ने पब्लिक प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर में आके किसी को अपने पद से हटाया हो, खासकर कि एक मुख्यमंत्री को अपने पद से हटाया हो। लेकिन अब इतने परसिस्टेंट कॉल्स के वजह से वहां जो पॉलिटिक्स बन रही थी, उसके वजह से कमान को अपना हाथ हटाना पड़ा बीरेन सिंह के ऊपर से, नहीं तो आग दिल्ली तक भी पहुंच चुकी होती। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज की कहानी मणिपुर की कहानी नहीं है, आज की कहानी मणिपुर और पूरी पॉलिटिकल क्लास की एक कहानी है कि किस तरीके से आज हमारे यहां राजनीति चलाई जा रही है, कैसे जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो एम्पैथी और जीरो रिस्पेक्ट फॉर लाइव्स की तरफ हम जा रहे हैं। लोग मरने दो, हम अपने कुर्सी से नहीं हिलेंगे, हम टस से मस नहीं होंगे। यह स्टोरी बीरेन की नहीं है, यह स्टोरी हर एस्पायरिंग पॉलिटिकल लीडर की है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता मैटर करता है और कुछ नहीं, बाकी सब भाड़ में गया। एक तरफ दिल्ली में पावर शिफ्ट हो रहा था, आम आदमी पार्टी के हाथ से पावर फिसल गई एक दशक बाद, और दूसरी तरफ देश के दूसरे कोने में एक मैसिव पावर शिफ्ट हमें दिखने को मिला है पिछले कुछ घंटों में। बीरेन सिंह ने अपनी रेजिग्नेशन जाकर गवर्नर अजय कुमार भल्ला को दी, वहां के राजभवन में, इंफाल में। और ये जो टाइमिंग है, ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये एक दिन, सिर्फ एक दिन पहले आता है वहां की शेड्यूल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन से। अपने रेजिग्नेशन लेटर में बीरेन कहते हैं कि वो सेंटर को धन्यवाद देते हैं उनके एक्शंस के लिए, कि सेंटर ने सेफगार्ड किया है, एक एक जान की रखवाई की है सेंटर ने। बीरेन सेंटर से कहते हैं कि जो एफर्ट्स हैं, जो बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, उन्हें वापस खदेड़ना चाहिए, उन्हें वापस म्यांमार भेज देना चाहिए। याद रखिए कि ये जो पूरा 2 साल का जो चक्कर चला है, जो 2 साल का कोहराम मचा हुआ है मणिपुर में, बीरेन बार बार कहते आए हैं कि ये सब म्यांमार और म्यांमार से जो रेफ्यूजीज आए हैं उनका किया कराया है। देखिए, हमारे पॉलिटिक्स में या तो नेहरू, बाबर या सोरोस की गलती होती है, यहां म्यांमार की गलती है। अब गवर्नर साहब ने सिंह की रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन उनसे कहा है कि आप अभी कंटिन्यू करिए अपने रोल में जब तक हम ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ना कर पाए। साथ ही साथ, यह भी बहुत जरूरी है, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो ऑर्डर था
जिससे मणिपुर असेंबली को बुलाया जा रहा था फ्राइडे को, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। मने जो सत्ता गिर सकती थी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता था, उसे अभी के लिए टाल दिया गया है इस रेजिग्नेशन के चलते। तो अभी टेक्निकली बीजेपी की सरकार अभी वहां बाकी है। क्या प्रेसिडेंट रूल लगेगा, कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ी राजनीति के बारे में तो देख ले। बीरेन जो करीबन 2 साल से फेविकॉल की तरह कुर्सी से चिपके हुए थे, अब उन्हें बाहर कैसे खदेड़ा गया, इसके पीछे लॉन्ग स्टैंडिंग कारण है और इमीडिएट पॉलिटिकल ट्रिगर्स भी हैं। अब इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि बीजेपी लॉ मेकर्स खुद ही, सारा कांग्रेस क्रेडिट नहीं ले सकता है, बीजेपी लॉ मेकर्स खुद ही उनसे काफी खफा थे जिस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया गया है। और बीजेपी के नेता खुद ही कह रहे थे कि भैया अगर आपको पीस रिस्टोर करना है मणिपुर में तो पहले तो बीरेन को जाना पड़ेगा ना सीएम की कुर्सी से। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से डिसग्रंटल्ड बीजेपी मेंबर्स रिपीटेडली दिल्ली आ चुके हैं, पार्टी लीडर से मिल चुके हैं, अपनी अपील दाखिल कर चुके हैं। जो मणिपुर में स्पीकर है सत्यव्रत सिंह, वो भी चीफ मिनिस्टर के एक क्रिटिक माने जाते हैं। पिछले ही हफ्ते वो नई दिल्ली आए थे और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिले थे। नाउ सिंह ने कहा है, जो इनसाइडर्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि नड्डा जी को बता दिया गया था कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। और जब नड्डा जी ने पूछा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को अवर्ट किया जा सकता है या बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत सकती है या नहीं, तो स्पीकर साहब ने क्लियरली बोल दिया था कि हम इसे नहीं हरा पाएंगे, हमारी सरकार यहां गिर जाएगी। 3 फरवरी को मणिपुर के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर खेमचंद सिंह भी आए। ये भी एक क्रिटिक है बीरेन सिंह के, ये भी नई दिल्ली पहुंचे और इन्होंने बीजेपी लीडरशिप को क्लियरली वार्न कर दिया गया था कि आपकी सरकार कोलैप्स करने वाली है जैसे ही पार्लियामेंट वहां असेंबली सेशन में आएगी। गवर्नर ए.के. भल्ला ने फिर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से 4 फरवरी को मुलाकात की और सिचुएशन का पूरा एक जायजा दिया। अब पासा पलटता है। 20-21 महीनों से बीरेन को फुल बैकिंग मिली हुई थी बीजेपी की टॉप लीडरशिप को। वो यही बात लेकर वहां सत्ता में बैठे हुए थे कि वही मैतई कम्युनिटी की आवाज है और माइनॉरिटी कुकीज से मेजॉरिटी को बस वही बचा सकते हैं, नहीं तो मैतईस को बहुत ज्यादा खतरा है। और इस बात के लिए फुल सपोर्ट था न्यू दिल्ली से, इनसाइड पार्लियामेंट, आउटसाइड पार्लियामेंट, पुलिस फोर्स, मीडिया फोर्स, पूरा सपोर्ट उन्हें नई दिल्ली से मिल रहा था। अमित शाह का खुद आशीर्वाद था। तो इसी वजह से बीरेन का तो काफी कॉन्फिडेंस हाई था। जो पार्टी के अंदर थे, जो पार्टी के बाहर थे, जो बीरेन को अपोज कर रहे थे, यहां तक कि पुलिस ऑफिशियल्स जो सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, या तो उन्हें डराया गया या तो सीधे उन्हें असॉल्ट किया गया। यहां तक कि आप मामला सोचिए कितना बुरा हो गया था स्टेट में। बीजेपी लीडर्स जो बीरेन को सवाल उठाने की हिमाकत करते हैं, या तो उनके प्रॉपर्टी को वैंडलाइज कर दिया जा रहा था या उनके प्रॉपर्टी को आंख के हवाले कर दिया जा रहा था। इस तरीके से डर बैठा के, लाइफ प्रॉपर्टी का डर बैठा के, न्यू दिल्ली का बैकिंग दिखा के बीरेन आराम से कंटिन्यू करते रहे, जबकि पीस लाने में, मणिपुर में शांति लाने के, लोगों के जान बचाने के लिए घंटा किया गया। इस बार लेकिन पासा अलग इसलिए पड़ा है क्योंकि सारी जो एंटी बीरेन फोर्सेस थी वो एकजुट हो जाती हैं। कांग्रेस ओपनली बोल ही देता है कि भैया हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिडेंट बीजेपी एमएलए जो खफा थे बीरेन सिंह से, उन्होंने दूसरी पार्टीज को भी अपने तरफ कर लिया। जो लेजिस्लेटर्स हैं, नागा पीपल्स फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी, इन लोग को भी बीरेन के अगेंस्ट कर लिया गया। तो बीजेपी को इस बार अलग से काम करना पड़ा, बोलना पड़ा कि भाई साहब अब आपको जाना पड़ेगा। उनकी रेजिग्नेशन को ग्रीन लाइट कर दिया क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब इनके पास नंबर नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हार जाएंगे। साथ ही साथ एक और फैक्टर है, बीजेपी को इस बार ना अपने पोजीशन से भी ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है। अभी हाल ही में आपने दिल्ली जीता हुआ है, तो आपने ये जो डिसीजन लिया है ये फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ लिया है। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो, ये तो आपने चाणक्य नीति खेल दी। और वो चाणक्य नीति क्यों है मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। जो दूसरा नॉन पॉलिटिकल फैक्टर है, जो लीगल फैक्टर है बीरेन के जाने के पीछे, वो ज्यादा वरिंग है क्योंकि ये जो एलिगेशन उनके खिलाफ लगाया गया है, जो टेप्स उनके खिलाफ आई हैं जिसमें एलिजिडली उनकी आवाज सुनाई दी जा रही है, उसमें एक बात साफ है कि वायलेंस को इंस्टिगेट किया गया था खुद चीफ मिनिस्टर द्वारा। ये जो टेप्स हैं इसको सबमिट किया गया है टू द कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो वायलेंस को प्रोब कर रही है। सितंबर 2024 में ये जो टेप सामने आई, इसको कमीशन को सौंप दिया गया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर रिपोर्ट मांगा सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से। ये बताओ भाई, ये जो टेप्स हैं इसमें बीरेन की ही आवाज है क्या? ये सच्ची में उन्हीं की आवाज है क्या? क्योंकि साथ ही साथ एक सेपरेट एनालिसिस किया गया है ट्रुथ लैब्स फोरेंसिक सर्विसेज द्वारा, ये प्राइवेट नॉन प्रॉफिट है। उन्होंने पाया 93% प्रोबेबिलिटी है ये जो कंट्रोवर्शियल टेप्स पाए गए हैं बीरेन सिंह के बारे में, वो उन्हीं की आवाज है, उनसे आवाज मैच कर रही है। ये रिपोर्ट को सबमिट किया गया है जो कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट है, उन्होंने इसको कोर्ट में भी ये जो फाइंडिंग्स है इसको सबमिट किया है।
अब ये टेप्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी डैमेजिंग क्यों है? क्योंकि अगर ये टेप्स कोर्ट बोल देती है कि ऑथेंटिक है, इसके बहुत संगीन इंपैक्ट पड़ता है। ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस वाला एक टेप है, क्योंकि इस टेप में जो कंटेंट है वो एक क्लोज डोर मीटिंग द्वारा रिकॉर्डेड है और काफी इंक्रिमिनेटिंग है। मैतेई भाषा में जो अक्यूज्ड, यहां बीरेन सिंह की बात हो रही है, साफ साफ इस टेप में सुनाई दिया जा रहा है कि उनके अनुसार, उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को मणिपुर पुलिस में ज्वाइन कराया गया। आप सोचिए, हमारे देश की पुलिस फोर्स, उसमें एक बैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को लाया गया जिससे कुकीज के खिलाफ लड़ाई की जाए, उनको मारा जाए। साथ ही साथ इस टेप में यह भी एलिजिडली बीरेन सिंह को सुनाई दिया जा रहा है दैट कैसे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑर्डर्स को डिफाई किया गया है और कुकीज जो एरियाज पर बम बरसाए गए हैं। मने नॉट ओनली कि उन्होंने लॉ तोड़ा है, जहां यूनियन होम मिनिस्ट्री और अमित शाह की मिनिस्ट्री है उसको डिसरिगार्ड किया है। साथ ही साथ यह बात भी हो रही है कि कैसे उन्होंने मैतेई ग्रुप्स को शील्ड किया है, जिन्होंने स्टेट ओन्ड वेपन, सोचिए सरकारी आर्मरी लूट की है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें खुलेआम वो जाने दे रहे हैं। तो आप सोचिए ये कितना संगीन आरोप है। अगर ये टेप साबित हो जाते हैं एज ट्रू अगर कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये एक रेयर केस होगा जहां एक मुख्यमंत्री को पाया जाता है कि वो वायलेंस को इनकरेज कर रहे हैं, एथनिक वायलेंस को इनकरेज कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। अब मणिपुर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो इन रिकॉर्डिंग्स को डॉक्टर्ड कह दिया है, लेकिन जैसे ही ये टेप्स लीक करती हैं, कुकी एमएलएज ने तो बात साफ कर दी है कि भैया हम तो पहले से ही कह रहे थे, बीरेन सिंह इस पूरे वायलेंस में मिला हुआ है और अब तो दिस इज बियॉन्ड एन आयोटा ऑफ डाउट दैट ये तो खुद ब्रैग कर रहा है, बोस्ट कर रहा है, एथनिक परसिक्यूशन ऑफ ट्राइबल कुकीजो कम्युनिटी में खुद चीफ मिनिस्टर का हाथ मिला हुआ है। अब इतना सब कुछ जो हुआ, बीरेन सिंह इतने महीनों से अपनी कुर्सी पर डटे रहे, उनके खिलाफ टॉक, उनके खिलाफ सबूत पहले से भी थे और उसके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में बात ऑलरेडी करके रखा है, लेकिन अभी तक फिर बचे कैसे रहे? इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री समझना जरूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि ये उनका दी एंड है। क्योंकि बीरेन हमेशा ही एक रिस्क टेकर रहे हैं, फुटबॉलर से जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट से पॉलिटिशियन। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। हो सकता है ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी हो। फुटबॉलर के रूप में सबसे पहले ये प्रोमिनेंस में आए थे। इनके स्किल्स को एक एग्जीबिशन मैच में पहचाना गया। जो कोच थे उस समय के, बीएसएफ जालंधर फुटबॉल टीम के कोच थे, उन्होंने उनको देखा। 1979 से 1984 में वो शटल कर रहे थे जालंधर और न्यू दिल्ली के बीच में, पूरे देश भर में टूरिंग कर रहे थे। 1991 में डुरैंड कप के फाइनल्स में इन्होंने एक्चुअली खेला था, तो काफी रजे हुए खिलाड़ी है। फिर वो आते हैं मणिपुर वापस। बाहर की पूरी दुनिया देखी हुई थी, उनको देखकर लगा होगा कि मणिपुर तो काफी पीछे है, और वो था भी काफी पीछे। तो देखिए रिस्क टेकर कितने ज्यादा हैं। 2 एकड़ का जो फैमिली प्लॉट उन्होंने अपने पिता से इनहेरिट किया था, उसको बेचकर न्यूज़पेपर खड़ा किया, तुदान बोलकर। अब आप सोचिए कौन जमीन जायदाद बेचकर न्यूज़पेपर खड़ा करता है? तो रिस्क टेकर तो जरूर थे, और ये इनका अखबार पॉपुलर भी हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में लिखते भी हैं, आफ्सपा के बारे में लिखते हैं, जो कि पूरा पावर देता था सिक्योरिटी फोर्सेस को, और कोई जवाबदेही नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस की आफ्सपा के अंडर। लेकिन ये सब देखने के बाद, लिखने के बाद, जब उन्हें लगा कि मुझे और करने की जरूरत है, तो उन्होंने पेपर बेचकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी बनाई, उसमें कंटेस्ट किया। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किया, और जैसा कि होता है कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया 2016 में। 2017 में वो बन गए बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। सो बीजेपी का जो ओपनिंग खाता रहा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी इन मणिपुर, वो बीरेन है। शायद इसीलिए बीजेपी का भी थोड़ा ज्यादा ही अटैचमेंट है उनके साथ। फर्स्ट टर्म में, अगर टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, फर्स्ट टर्म में काफी रिलेटिव पीस आया कंपेयर टू जो मणिपुर में हालत काफी खराब हुआ करती थी। पहले बंद हुआ करते थे, ब्लॉकेड्स हुआ करते थे, लार्ज स्केल एथनिक वायलेंस हुआ करती थी। नॉट उन्हीं की वजह से ही ऑलरेडी थोड़ी सी इंसर्जेंसी उस समय कम हो रही थी, डिक्लाइन पर थी, लेकिन उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें ही मिला, क्योंकि उनको श्रेय दिया जाता है कि मणिपुर देखिए मेन स्ट्रीम में आया, नॉर्मलाइजेशन हुआ अंडर बीरेन सिंह पार्ट 1। लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो चुकी थी। उनका जो अथॉरिटेरियन जो एक वे ऑफ एक्शन है, जो वे ऑफ गवर्नेंस है, वो पहले से ही दिखने लगा था। उनके पार्टी कॉलीग्स भी कहते थे कि वो बहुत ज्यादा ही अथॉरिटेरियन है, लोगों की बात नहीं मानते हैं, अपने पोजीशन को ही बस सॉलिड करने में लगे हैं, अपने आप को मणिपुर का सोल फेस ऑफ गवर्नमेंट बनाने में लगे हुए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये मजाक की बात नहीं है, 2019-2020 में उन्होंने जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था और जो दूसरे मिनिस्टर्स थे, 5 और जो मिनिस्टर्स थे, उन्हें हटा दिया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा इनसे मुझे थ्रेट है। तो एक फकीरी तो बीरेन में भी है।
उसके ऊपर जो इनटॉलरेंस वो खुद दिखा रहे हैं, शायद पत्रकार खुद रह चुके थे, जानते थे कलम की ताकत कितनी है, तो वो पत्रकारों को अरेस्ट करते, एकेडमिशियंस को थ्रेटन करते, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को धमकाते, जो भी उनको क्रिटिसाइज करता कहीं ना कहीं वो फंस जाता। 2019 में उन्होंने अरेस्ट किया जर्नलिस्ट के.सी. वैंकहेम को, जिन्होंने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया था और आरएसएस को क्रिटिसाइज किया था एक फेसबुक पोस्ट पर। कोविड के समय अगर किसी ने भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, सरकार के लिए सवाल पूछा, सीधा अंदर अरेस्ट। इस सब के बावजूद एक क्लियर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आते हैं सेकेंड टर्म में बीरेंद्र सिंह, और वहीं से शुरू होती है उनकी दिक्कतें। सेकेंड टर्म में आते आते उनकी लीडरशिप स्टाइल और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है कुकी कम्युनिटी, जो उन्हें अक्यूज करती है कि बीरेन हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, इंक्रोचमेंट के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, और बार बार यह बोलकर कि हम फॉरेनर्स हैं, म्यांमार से आए हैं। अब कुकीज इस बात से काफी अपसेट इसलिए थे क्योंकि उनकी जो लीनियज है वो चिन ट्राइब से कनेक्टेड है, जो कि म्यांमार से है। तो आपको यह बात समझनी होगी कि जो ये एथनिक टाइज हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री से भी काफी ज्यादा डीप हैं। इस पर हमने पूरे एपिसोड में इसको आप समझाया था कि कैसे बहुत सारे जो एथनिक ट्राइब्स हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री को नहीं मानते हैं, वो अपने ट्राइबल रूट्स को ज्यादा मानते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है उनके सेकेंड टर्म में। अब इनिशियल फेज ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो एक अगर लीडर होता तो वो अच्छी तरीके से संभाल लेता, लेकिन पहले कुछ हफ्तों में ही कांड इतनी बुरी तरीके से हो गया। कुकी ग्रुप्स ये बात बार बार बोल रहे हैं कि बीरेन ने एकदम ब्लाइंड आए ना, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो इम्फाल में किलिंग्स हो रहे हैं, कुकीज के ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं, असॉल्ट्स हो रहे हैं, कुछ नहीं किया। उल्टा बीरेन ओवर्ट पेट्रनेज दे रहे हैं। अरम्बाई टेंगोल आर्म्ड रेडिकल आउटफिट, जिस आउटफिट को अक्यूज किया गया है कि आप वायलेंस फैला रहे हो कुकीज के अगेंस्ट, उन्हें वहीं का चीफ मिनिस्टर इंडोर्स कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। अरम्बाई टेंगोल पहले था नहीं, एक कल्चरल ग्रुप था, लेकिन बाद में वो एक आर्म्ड मिलिशिया बन जाता है। कहा जाता है 50-60 हजार का इनका काडर है, और इन्होंने अपना ही लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश कर लिया है, और आशीर्वाद बीरेन का है। इसके साथ साथ आप सोचिए हमारे देश में, इंडिया जैसे देश में जहां लॉ है, ऑर्डर है, पुलिस फोर्स है, एक आर्म्ड मिलिशिया जो अपने वेपन्स खुद पुलिस पर्सनल को भी अटैक करते हैं, फिजिकल ऑपोजिशन लीडर्स को असॉल्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कि मणिपुर की हालत कितनी खराब हो चुकी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की हालत कितनी खराब हो चुकी होगी। और इसीलिए 13 मई 2023 से कुकीज़ो लेजिस्लेटर्स बार बार कहते आए हैं कि हालत इतने बदतर हो चुके हैं कि अब हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जोन चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट मिजरेबली फेल कर चुकी है। तो आप सोचिए डिवीजन कितना ज्यादा है कि यहां एक ग्रुप है जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन जोन मांग कर रही है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम भी साफ साफ यह बात कह चुकी थी कि अगर आप होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ हमारी बातचीत कराना चाहते हैं, सबसे पहले इनको हटाइए पीस कमेटी से, हमें बीरेन नहीं चाहिए किसी भी पीस टॉक के अंदर। यह सब चलते फिर पॉलिटिकल ड्रामा होता है। 30 जून 2023 को इंडिया देखती है एक अहम पॉलिटिकल ड्रामा, जब बीरेन अपने रास्ते चलते हैं राजभवन में, जैसे अभी जाकर रेजिग्नेशन लेटर दिया। आप सोचिए इतने महीनों पहले फिर से गए थे वो राजभवन रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। नहीं, किडनैप नहीं हुए थे, उनके कॉन्वॉय को इंटरसेप्ट कर लिया उनके सपोर्टर्स ने, और सपोर्टर्स ने, उनमें महिलाएं थी, महिलाओं ने फिर रेजिग्नेशन लेटर देखने को मांगा। फिर रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने फिर कैमरा के सामने फाड़ दिया। इसको देखकर बीरेन बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि आपने मेरा रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया है, मैं फिर से नहीं एक और रेजिग्नेशन लेटर लिखूंगा, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद भी डिस्कंटेंट बढ़ता ही रहा, और वो फिर खुद अपनी मैतेई कम्युनिटी में भी डिस्कंटेंट आ गया। पॉलिटिकल डिस्कंटेंट भी ज्यादा था, ऑपोजिशन से नहीं, अपने पार्टी, अपने एलाई से भी। नवंबर 2024, और यहां से डाउनफॉल क्लियरली शुरू हो चुका है। नवंबर 2024 में नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की एलाई जो आपका है बीजेपी का, उन्होंने अपना सपोर्ट कोalition से हटा लिया, यह बोलकर कि सिंह एकदम फेल कर चुके हैं इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए। एनपीपी चीफ, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया मणिपुर गवर्नमेंट को, यह पीस आप रिस्टोर नहीं कर पाए, हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी उसका पॉलिटिकल खामियाजा नहीं तो भुगतना पड़ा। पॉलिटिकल प्रेशर को छोड़कर अगर आप पब्लिक डिस्कंटेंट देखिए तो वो भी काफी साफ है। 2024 लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें, अगर बीजेपी सिर्फ वोट की भाषा समझती है तो एनडीए ने दोनों मणिपुर की सीट्स कांग्रेस को वो हार गई। जबकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कहीं पॉपुलर है, लेकिन लोगों का इतना गुस्सा था कि कांग्रेस वहां जीत जाती है। तो पब्लिक एंगर काफी विजिबल था। जो एमएलएज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, खुद बीरेन सिंह जो हैं, उनके घरों को अटैक करने की कोशिश तक की गई थी, जब मैतेई कम्युनिटी की महिलाओं को मार गिराया गया था इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते।
लेकिन ये पब्लिक एंगर सिर्फ एथनिक वायलेंस की वजह से नहीं है, वो इसलिए भी है कि अगर आप इंफाल तक की हालत देखिए, मैं पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट कैपिटल की बात कर रहा हूं, अगर आप इंफाल की भी बात करें तो एक रिसर्जेंस है एक्सटॉर्शन का, अबडक्शन का, अनचेक्ड वायलेंस का, आर्म्ड मॉब्स का, जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो इंसर्जेंसी के जो सबसे बुरे दिन थे हम वहां चले आए हैं। आप सोच के देखिए, उनके रेजिग्नेशन से एक दिन पहले आर्म्ड गार्ड गनमैन जो है वहां इंडिया रिजर्व बटालियन के आउटपोस्ट में धाबा बोलते हैं, वेपन्स चोरी कर लेते हैं। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि स्टेट सिक्योरिटी अपने आप ही सेफ नहीं है, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि मणिपुर कम से कम 20 साल पीछे चला गया है पिछले 2 सालों में। और ये जो एरोगेंस है ना, ये एरोगेंस एक और वजह है उनके नीचे जाने की, क्योंकि ये सब वायलेंस के थ्रू बीरेन सिंह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो बोलना है आप बोल लो, मैं तो अपना डेली एक्टिविटी करूंगा, मैं अपना डेली ऑफिस जाऊंगा और बार बार एक ही चीज बोलूंगा, ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स का किया कराया है, ये सब म्यांमार की गलती है। लेकिन दिसंबर 2024 आते आते उनको प्रेशर तो दिख रहा था। अनएक्सपेक्टेडली लोग बड़े सरप्राइज हुए कि इतने महीनों बाद जाकर उन्होंने एक पब्लिक अपॉलॉजी दी कि हां एथनिक वायलेंस हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, मुझे क्षमा करिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं, उसके लिए मैं उनसे सॉरी बोलना चाहूंगा और मैं ये आशा करूंगा कि 2025 में स्टेट में नॉर्मलसी आए। अब शायद 2025 में उनको ये बात समझ में आ गई कि नॉर्मलसी के लिए सबसे पहले उन्हें जाना पड़ेगा। जनवरी 2025 में यूनियन मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है अजय कुमार भल्ला को एज गवर्नर, और ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बहुत ट्रस्टेड बंदा है, फॉर्मर होम सेक्रेटरी है, ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट है सेंटर का, इन्हें गवर्नर बनाया जाता है मणिपुर का। और यह बात तब से ही क्लियर हो गई थी कि ये अब कुछ डिसाइसिव एक्शन लेंगे मणिपुर को लेकर, ये आग बहुत लंबी चल चुकी है। तो फाइनली अब मणिपुर का आगे जाके क्या? अब देखिए, या तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाएगा या फिर एक नया चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय तक नए चीफ मिनिस्टर के बारे में तो कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, या प्रेसिडेंट रूल हो या फिर नया चीफ मिनिस्टर हो, पावर में बीजेपी ही रहेगा। प्रेसिडेंट रूल में यह हो जाएगा कि कम से कम बीजेपी विजिबली पावर में रही रहेगी, तो वो जो टॉक्सिक एसोसिएशन हो गया है बीजेपी के नाम का, वो थोड़ा सा रिपेयर हो पाएगा अगले इलेक्शन से पहले। यह रेजिग्नेशन एक डायलॉग की शुरुआत हमें दिखा सकता है। अभी हमें पता नहीं है कि कुकी ग्रुप्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन कुकीजो का डिमांड यह है कि नहीं, हमें अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जोन अलग से चाहिए, हम आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बीरेन रहे या ना रहे। तो अभी मामला काफी बिगड़ा हुआ है। अब मोदी शाह कोशिश तो करेंगे कि बीजेपी में उनकी सरकार बची रहे, एक नया चीफ मिनिस्टर हो। मोदी का जो ट्रस्टेड मैन जिसको बोला जा रहा है अजय भल्ला, अब उन्होंने क्या किया है, ऑर्डर को रिवोक कर लिया है। तो अभी तो पार्लियामेंट सेशन हो नहीं रहा है। कोशिश यह होगी कि जिस पार्लियामेंट सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला था, बीजेपी की सरकार गिरने वाली थी, अब कुछ टाइम मिले जिसके बाद वो सेशन किया जाए, जिससे बीजेपी की अगर जरूरत पड़े तो सरकार बचाया भी जा सके। तो ये एक स्टॉलिंग टैक्टिक तो इस्तेमाल किया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिससे ना हो पाए। तो अभी भी पॉलिटिक्स जरूर खेला जा रहा है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो फिर आफ्सपा पूरे स्टेट में लगेगा, जिससे एक यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की एक चेष्टा हो सकती है। सेंट्रल फोर्सेस फिर प्रोएक्टिवली पूरे स्टेट में काम कर पाएंगे। याद रखिए, जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जिसे लूट किया गया है, उसे वापस स्टेट को लेना पड़ेगा। ये जो डीमोबिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा इंसर्जेंट ग्रुप्स का, जैसे अरमबाई तेनगोल, जैसे मैताई लिपुन, तो ये जो लोगों ने अपने हाथों में जो वेपन्स लिया है, इसको फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। बहुत लंबा और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन इनको डिसआर्म जब तक आप नहीं करोगे तब तक मणिपुर में वायलेंस चलता रहेगा। साथ ही साथ इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम, जो इतना वायलेंस हुआ है पिछले 20-21 महीनों में, उनके जो जिन्होंने वायलेंस किया है उनको कैसे पनिश करोगे? 10,000 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड है, उन पर कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है। क्या लोग देखेंगे कि हां भाई, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और एक्शन लिया जा रहा है? इस बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों को, इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको पनिश करना। और जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो 60,000 लोग जो कैंप्स में रह रहे हैं, अपने घर वापस नहीं जा पा रहे, उनको भी वापस लाने की जरूरत है। दिल्ली में कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जिस तरीके से 20-21 महीनों से मणिपुर जल रहा है। और यह मत भूलिए कि हालत इतनी खराब है कि वहां बच्चे सोफिस्टिकेटेड राइफल लेकर घूम रहे हैं। अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही है, सूडान की बात नहीं हो रही है, हमारे देश में एक स्टेट है जहां बच्चा बच्चा सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, एम्यूनिशन और राइफल लेकर घूम रहा है। तो इसको सुधारना तो भाई पड़ेगा। जैसा हम कहते आए देशभक्त पर, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन यहां शाम नहीं, रात नहीं, 2 साल बाद अभी सुबह का जो बुद्धू है वो घर आने की कोशिश कर रहा है। माफ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह हम आशा जरूर कर सकते हैं कि मणिपुर में कम से कम थोड़ी सी नॉर्मलसी अब आए।
है।